हेलो नमस्कार। बीएससी फाइनल की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है और अपना न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो टॉपिक चल रहे थे उनको आगे बढ़ाते हैं। और आज का नया टॉपिक होगा रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिवता। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की या रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो देखो, आपने सुना होगा इसकी खोज की थी हेनरी बेकुरल ने। किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने की थी। फिर बाद में जो बात आती है वो ये आती है कि इसके अंदर है डेफिनेशन क्या है। तो देखो, आप एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ते हो, जब किसी नाभिक से स्वतः 3 प्रकार के कण उत्सर्जित होते हैं तो इस घटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। 3 प्रकार के कण कौन से? अल्फा, बीटा और गामा। तो ये तो देखो अपन ने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा है, उसको आगे बढ़ाते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, किसी नाभिक से स्वतः, दो पॉइंट बोले हैं। स्वतः यानी अपने आप नाभिक से निकलते हैं, ठीक है ना। तीनों कण कहां से निकलते हैं? नाभिक से निकलते हैं। तो देखो, अगला जो बात है वो है इसके नियम क्या क्या हैं, या फिर रदरफोर्ड सोडी रिलेशन, रेडियो एक्टिवता के नियम, एक्टिवता का नियम। इसी को क्या बोल देते हैं? इसी को बोल देते हैं चरघातांकी 6 नियम, घातांकी 6 नियम, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं? रदरफोर्ड सोडी नियम, रदरफोर्ड और सोडी नियम। तीनों का एक ही मतलब है। अच्छा, अब लाइन सुनना 1 मिनट के लिए। ये नियम देने से पहले रदरफोर्ड और सोडी ने अपना ये नियम दिया था, और ये नियम देने से पहले कुछ लक्षण थे रेडियो एक्टिवता के, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो रेडियो एक्टिवता के लक्षण क्या क्या हैं वो देखोगे, और उन लक्षणों के आधार पर ही इन्होंने ये नियम दिया था। किन्होंने? रदरफोर्ड और सोडी ने दिया था। लक्षण नंबर 1 तो ये है कि ये स्वतः है, यानी रेडियो एक्टिवता जो है वो अपने आप होने वाली घटना है। इसको आप अपने हिसाब से अब आप नहीं कर पाते हो, यह शुरुआत में बोला भी था डेफिनेशन में। नंबर 2 अगर बात करते हो, यह एक नाभिकीय परिघटना है। कौन सी परिघटना है? नाभिकीय परिघटना है। यानी इसके अंदर जो तीनों कण उत्सर्जित होते हैं वो कहां से उत्सर्जित होते हैं? नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। फिर बाद में आगे ये भी बोल सकते हो, ये जो घटना है ये भौतिक अवस्थाओं पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है? भौतिक अवस्थाओं पर निर्भर नहीं करती है। इसका मतलब है कि आप टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करके आप इस घटना को परिवर्तित नहीं कर सकते हो। मेरे हिसाब से दोनों बात याद होगी। स्वतः यानी आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, यह नाभिकीय परिघटना है, यानी तीनों कण कहां से निकलते हैं? नाभिक से निकलते हैं। और आप इसी को ये बोल सकते हो कि ये जो घटना है ये भौतिक अवस्थाओं पर निर्भर नहीं करती है, यानी आप ताप और दाब को परिवर्तित करके रेडियो एक्टिवता को चेंज नहीं कर सकते हो। फिर बाद में तीसरी जो बात है, ये एक स्टैटिकल प्रोसेस है, सांख्यिकीय प्रक्रिया है। क्या बताया? सांख्यिकी प्रक्रिया है। इसका मतलब यह है, स्टैटिकल प्रोसेस का मतलब यह है, किसी परमाणु से अगर कोई पार्टिकल निकलता है तो निकलता नहीं, विघटित होता है, तो किसी भी परमाणु के विघटित होने की प्रायिकता, एक ही प्रकार के सभी परमाणुओं के विघटित होने की प्रायिकता क्या होती है? समान होती है। यानी प्रोबेबिलिटी है वो आपकी क्या है? इक्वल रहती है हमेशा। दोबारा गौर करना, एक ही प्रकार के परमाणुओं के विघटित होने की प्रायिकता मैंने क्या बताई है? समान बताई है। फिर बाद में चौथा जो लक्षण है रेडियो एक्टिविटी का वो ये है कि ये प्रायिकता के सिद्धांत पर आधारित है। प्रायिकता के सिद्धांत पर आधारित है। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि रेडियो एक्टिविटी जो है इसमें कौन सी थ्योरी को फॉलो किया जाता है? तो आप लिखोगे कि प्रोबेबिलिटी की थ्योरी को फॉलो किया जाता है। तो ये कुछ लक्षण दिखाई देते हैं रेडियो एक्टिविटी के, ठीक बात ना। इन लक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड और सोडी ने रेडियो एक्टिवता का नियम दिया था। उसी को रदरफोर्ड सोडी रिलेशन बोल देते हैं, या फिर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी बोल देते हैं, या फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके बोल देते हैं, ठीक बात ना।
तो देखो इसको आगे बढ़ाते हैं और जो नियम है वो नियम क्या कहता है उसकी बात करते हैं। नियम ये कहता है जब कोई भी परमाणु विघटित होता है, उसका डिके होता है, तो उसके विघटन की जो दर है, रेट ऑफ डिके जो है, वो हमेशा जो एक्टिव परमाणु है उनकी संख्या के समानुपाती होता है। ठीक बात है। तो चलो नियम दोबारा बताना, एक मिनट। मैंने नियम क्या बताया था, रदरफोर्ड सोडी का नियम क्या कहता है कि विघटन की जो दर है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो होती है सक्रिय परमाणुओं की संख्या के, सक्रिय परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। बात याद होगी सबके। अब विघटन की दर को कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो आप इसको ऐसे समझो, dt समय में dn परमाणु, एक सेकंड इसको ऐसे लिखते हैं कि dt समय में विघटित होने वाले परमाणु हैं dn, तो एक समय में विघटित होने वाले परमाणु कितने हो जाएंगे, dn/dt। यही आपकी क्या है, विघटन की दर है। तो यहां लिखा जाएगा -dn/dt इज प्रोपोर्शनल टू, सक्रिय परमाणु माना कि n है, सक्रिय परमाणु क्या है, n है। अब आप बताओगे माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया कि n की जो वैल्यू है वो t के साथ कम हो रही है, यानी समय बढ़ रहा है, n कम हो रहा है, सक्रिय परमाणु की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। फिर बाद देखो -dn/dt इक्वल टू λn। आपने जो लेमडा जो नियतांक लिखा है, लेमडा को अपन क्षयांक बोल देते हैं, डीके कांस्टेंट क्या बोल देते हैं, क्षयांक, इंग्लिश में डीके कांस्टेंट, या फिर विघटन स्थिरांक बोल देते हैं। बात याद होगी। इसकी डेफिनेशन अपन थोड़ी देर बाद में करते हैं। फिर यहीं से देखो इसको आगे बढ़ाता हूं, तो ये आपका बन जाएगा, इसी लाइन को मैं लिखूं dn/n इक्वल टू -λdt। ठीक बात है। इसका आप समाकलन करो, समाकलन करने पर आपका बनेगा ये, चलो लिख देता हूं, dn/n इक्वल टू माइनस बाहर λdt। यहाँ से आ जाएगा या तो log लिखो या ln का मतलब नेचुरल log या log e, n इक्वल टू -λt, लैम्डा बाहर कांस्टेंट, dt का t प्लस एक नियतांक, प्लस क्या आ गया आपका एक नियतांक। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दी और ये इक्वेशन नंबर 2 दे दी। अब देखो आगे बढ़ता हूं। अब लिखोगे कि प्रारंभ में क्या बताया मैंने, प्रारंभ में सक्रिय परमाणु माना कि n बराबर n0 है, n बराबर क्या है, n0 है। प्रारंभ का मतलब होता है t बराबर 0 पर, यानी आप ऐसे बोल सकते हो t बराबर 0 पर n का मान क्या है, n0 है। n0 n0 यानी मैक्सिमम सक्रिय परमाणु है। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखोगे तो आपको देखो क्या प्राप्त होगा, c का मान है वो प्राप्त हो जाएगा ln n0। तो देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या आ गया आपका, ln n इक्वल टू -λt और प्लस ln n0, इन दोनों को एक साथ लिखूंगा तो ये आ जाएगा ln n/n0 और -λt। अब कईयों का दिमाग जैसे नहीं चल रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, तो ln की जगह मैं लिख सकता हूँ log e, यानी मैंने जो लिखा है log en को ही क्या लिख सकते हैं, log इसी को लिख सकते हैं ln n, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है ये जो है इसका अर्थ है log e n/n0 और -λt। और इसके बाद में शायद आपका पढ़ा हुआ है, इसी स्टेप को लिखेंगे n/n0 इक्वल टू e की पावर -λt, और ये आ गया आपका n बराबर n0 e की पावर -λt। और ये जो इक्वेशन नंबर जो 3 है ये आपको क्या बता रही है,
ये सक्रिय परमाणु किसी टाइम t पे बता रही है, और वो ये बता रही है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा माइनस लैम्डा टी ई की पावर, यानी एक्सपोनेंशियली सक्रिय परमाणुओं की संख्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है ना। अगर इसका आप ग्राफ खींचना चाहो, ग्राफ इस साइड में सक्रिय परमाणु n है और इस साइड में आपके क्या है, समय t है, तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, इस टाइप का आना चाहिए। और ये जो ग्राफ है वो इस प्रकार का होता है हमेशा, थोड़ा और आगे तक कर दो, ये इस प्रकार का होता है। ये यहाँ पर टाइम क्या था, t बराबर 0 है, तो t बराबर 0 पर सक्रिय परमाणु ये हैं और इनकी संख्या कितनी है, n0 है। फिर बाद में अपन थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि आधे परमाणु, तो n0 का आधा यही तो होगा, ये लिखा n0/2, और इसके संगत जो टाइम है वो टाइम कौन सा है, और इस टाइम को बोलते हैं अर्ध आयु, हाफ लाइफ बोलते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो, कोई भी नोटेशन दिया है, जैसे मैं टी नोटेशन दे रहा हूं, ठीक है ना। फिर इससे आधे होने वाले परमाणु ये तो होंगे, ये हो जाएंगे n0/4, और इसके संगत जो टाइम है वो आपका ये हो जाएगा, ये पहली अर्धायु और ये दूसरी अर्धायु, तो ये हो जाएगा 2t। क्या हो जाएगा, 2t। तो देखो इस प्रकार से आपने ये एक चरघातांकी 6 का नियम दे दिया, और ये नियम आपको क्या कहेगा, ये आपको ये कहेगा कि रेडियो एक्टिविटी के अंदर सक्रिय परमाणुओं की संख्या समय के साथ चरघातांकी रूप से क्या होती है, कम होती है। फिर बाद में देखो छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल आ सकते हैं परीक्षा के अंदर, या फिर कोई डेफिनेशन आ सकती है। एक डेफिनेशन तो आप लिखोगे क्षयांक, या फिर डीके कांस्टेंट, या विघटन स्थिरांक, विघटन स्थिरांक। तो देखो कहीं पर समीकरण नंबर 1 के अंदर अपन ने लिखा था -dn/dt लिखा था, दैट इक्वल टू लैम्डा n, ऐसे करके लिखा था, ठीक है ना। इसी को देखो यहीं से क्षयांक बराबर क्या लिखूं, क्षयांक लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया आपका, -dn, थोड़ा सा इक्वल टू -dn/dt अपॉन क्या जाएगा, n आ जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि विघटन की दर प्रति एकांक परमाणु, विघटन की दर प्रति एकांक परमाणु को ही क्या बोलते हैं, क्षयांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षयांक बोलते हैं। मेरे हिसाब से याद हो गया सबके, दोबारा रिपीट करता हूं, विघटन की दर और परमाणु की संख्या भाग लगा रखा है सक्रिय परमाणु, तो आप डेफिनेशन क्या बताओगे, विघटन की दर प्रति एकांक परमाणु को ही क्या बोलते हैं, क्षयांक बोलते हैं। बात याद होगी। फिर बाद में देखो समीकरण 3 में अगर आप t की जगह 1/λ रख देते हो, तो आपके पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, n = n0 e⁻⁻1 प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 3 है, थोड़ा सा लिख देता हूं, याद नहीं है अपने। समीकरण 3 था अपना n = n0 e⁻⁻λt, ये था। तो इसके अंदर रखेंगे तो ये आ गया, और यहीं से मैं ऐसे लिख सकता हूं n बराबर n0 × e⁻⁻1 यानी 1/e, और 1/e है वो 0.37 होता है, 0.37 होता है। तो आप एक डेफिनेशन यहां से बना सकते हो, किसकी, क्षयांक की डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन आपने यहां से बनाई, क्या लिखा आपने यहां पर कि विघटन की दर प्रति एकांक परमाणु, विघटन की दर प्रति एकांक परमाणु को ही क्या बोलते हैं, प्रति एकांक सक्रिय परमाणु को ही क्या बोलते हैं, क्षयांक बोलते हैं। दूसरी और बढ़िया डेफिनेशन आप यहां से बनाओ। आप देखो एक सेकंड, ये और ये दोनों बातें एक साथ बोलूंगा, ठीक बात ना। तो यहां से देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक याद हो जाएगा, लैम्डा = 1/t, है ना। फिर बाद में ये बोल दूंगा। तो देखो क्षयांक उस समय के व्युत्क्रम के बराबर है, क्या बताया, क्षयांक उस समय के व्युत्क्रम के बराबर है जिसमें सक्रिय परमाणुओं की संख्या प्रारंभ का इतना % रह जाता है। ये तो परसेंट में बोलेंगे 37 बोलेंगे, इसको 37 बोलेंगे। दोबारा रिपीट करो 1 मिनट के लिए, कि क्षयांक उस समय के व्युत्क्रम के बराबर है जिसमें सक्रिय परमाणुओं की संख्या प्रारंभ की 37% रह जाती है। इसी लाइन को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि क्षयांक उस समय के व्युत्क्रम के बराबर होता है जिसमें
63% परमाणु विघटित हो जाते हैं। तो रह कितने गए? 37। 63% परमाणु क्या हो जाते हैं? विघटित हो जाते हैं। तो भाई ये आपने 6 अंक कर लिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं एक अर्ध आयु, हाफ लाइफ नाम आता है। थोड़ी देर पहले बात की कि जिस समय के अंदर सक्रिय परमाणुओं की संख्या आधी रह जाती है, यानी यह वो समय है जिसमें सक्रिय परमाणु कितने रह जाते हैं? आधे रह जाते हैं। जैसे पहले 100 थे तो 50 होने में कितना समय लगा? वो अर्धायु हो गई। ठीक है ना? तो देखो, अगर मैं हाफ लाइफ को कैपिटल टी लिखूं, क्या लिखूं? कैपिटल टी लिखूं, इसको ऐसे लिखो, यदि अर्ध आयु कैपिटल टी हो तो बोलो क्या होगा? स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी पर सक्रिय परमाणुओं की संख्या कितनी रह जाती है? N0/2, N0/2 रह जाती है। आधा किया है, आधा तो किया है। अब देखो मेरे बात सुनो आगे, अपना इसमें रख दो n इक्वल टू N0 e की पावर माइनस लैम्डा टी में रखने पर रख दूं तो n की जगह तो लिखा मैंने N0/2 और N0 है ही, e की पावर यहां लिखेंगे तो माइनस लैम्डा और कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है? हाफ लाइफ है। N0 से N0 कैंसिल, तो यह आ गया आपका 1/2 इक्वल टू 1/e की पावर लैम्डा टी। यहीं से मैं क्या लिख सकता हूं? e की पावर लैम्डा टी इक्वल टू 2। लॉग ले लें दोनों साइड में, तो लैम्डा टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? log E2। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? कैपिटल टी इक्वल टू आ जाएगा log E2 अपॉन लैम्डा। यह आ गया आपका अर्ध आयु। ठीक बात ना? इसी को थोड़ा अगर और सोल्व करके लिखते हैं तो 0.693 अपॉन कैपिटल टी, तो इधर है लैम्डा। तो यह आपकी अर्ध आयु आ गई। डेफिनेशन क्या क्या सीखे आपने? जिस समय के अंदर आधे परमाणु विघटित हो जाते हैं या फिर सक्रिय परमाणु की संख्या आधी रह जाती है, उसी को क्या बोल देते हैं? अर्ध आयु बोल देते हैं। तो मेरे हिसाब से इस प्रकार से आपने ये भी कर लिया। हाँ भाई, आपके लिए बीएससी फाइनल के लिए एक आसान सा टॉपिक है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे अपन। फिर बाद में एक नाम आता है मध्य आयु या मीन लाइफ। मध्य आयु, तो इसके लिए देखो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि किसी परमाणु से जब कोई पार्टिकल निकलता है, कोई परमाणु का जीवन काल ऐसे समझो, जैसे ये 3 परमाणु हैं, एक परमाणु विघटित हो गया 1 मिनट में, एक परमाणु विघटित हो गया 2 मिनट में। ठीक बात ना? यानी इसका जीवन काल 1 मिनट और इसका जीवन काल 2 मिनट और इसका जीवन काल सपोज करो 5 मिनट है। ठीक बात ना? तो इनका जो औसत है उसी को अपन क्या बोलते हैं? मीन लाइफ बोलते हैं, मध्य आयु बोलते हैं। ठीक है ना? तो देखो मैं ऐसे बोल, मीन लाइफ कैसे निकालें उसकी बात करते हैं। तो माना किसी परमाणु, एक छोटा सा इंटरवल ले लेते हैं, तो dn परमाणु की आयु, dn परमाणुओं की जो आयु है वो माना कि स्मॉल टी है, मध्य आयु। आयु क्या है? स्मॉल टी है। तो इन परमाणुओं की कुल आयु कितनी हो गई? कुल आयु कितनी होगी आपकी? TDN होगी या नहीं होगी? अब भाई छोटा सा एक इंटरवल लिया और उसमें DN परमाणु हैं, उन DN परमाणु की अर्ध आयु है वो कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? T हो गई सपोज कर लिया। तो फिर बाद में इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी TDN हो जाएगी। तो फिर बाद में मध्य आयु क्या लिखूं? मध्य आयु क्या लिखा जाएगा? कुल आयु बटा सक्रिय परमाणु। तो कुल आयु कितनी है? TDN। और सक्रिय परमाणु कितने हैं? शुरुआत में अपने N0 थे। बात याद होगी। अब चूंकि आयु जो है, आयु का मान 0 से अनंत तक हो सकता है, इस कारण मैं क्या लिखूंगा? मध्य आयु अगर उसको मैं T0 लिखूं तो दैट इक्वल टू लिखा जाएगा 0 to इनफाइनाइट
और टी डी एन अपॉन एन नोट। ठीक बात है ना। अपन लोग जानते हैं कि माइनस डी एन अपॉन डी टी दैट इक्वल टू क्या होता है, लेमडा एन होता है ना। इसमें ये पॉजिटिव लिखेंगे, आयु है पॉजिटिव लिखेंगे, तो उधर से देखो 0 टू इन्फिनिटी टी लेमडा एन डी टी अपॉन एन नोट। अरे इधर से डी एन की वैल्यू पुट कर दी। ठीक बात ना। अपन लोग ये भी जानते हैं एन बराबर क्या होता है, एन नोट ई की पावर माइनस लेमडा टी। ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो ये आपके पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, लेमडा तो बाहर आ जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है ना, लेमडा बाहर आ गया, टी एन नोट से एन नोट कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर माइनस लेमडा टी और डी टी। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, शायद इसको सोल्व कर लोगे आराम से इंटीग्रेशन को। इसको जब सोल्व करते हैं तो टी नोट इक्वल टू आपको प्राप्त हो जाएगा, लेमडा तो बाहर है, इस अरे इंटीग्रेशन ये तो है 0 टू इनफाइनाइट टी ई की पावर माइनस लेमडा टी और डी टी, ये तय है। इसको जब सोल्व करते हैं तो ये प्राप्त होता है 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर के। किसके प्राप्त होता है, 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर के प्राप्त होता है। तो देखो माध्य आयु आपको, माध्य आयु कितनी प्राप्त होगी आपको, 1 अपॉन लेमडा। ये तो है मीन। अगर आपसे पूछे हाफ लाइफ, हाफ लाइफ आपने प्राप्त की थी टी इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा या फिर लॉग E2 अपॉन लेमडा। अगर दोनों में रिलेशन निकालना हो तो रिलेशन आप ऐसे निकाल सकते हो, टी इक्वल टू ये आ गया आपका लॉग E2 तो साइड में कर लिया 1 अपॉन लेमडा, और 1 अपॉन लेमडा की जगह क्या लिख सकता हूँ, लॉग E2 और ये आ गया आपका टी नोट। तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टी अपॉन टी नोट है दैट इक्वल टू क्या होता है, लॉग E2। ये आपका रिलेशन आ गया किसमें, हाफ लाइफ और मीन लाइफ के अंदर। तो भाई इस प्रकार से एक आसान सा टॉपिक बीएससी फाइनल के लिए कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। आप उम्मीद करता हूँ ये बातें आपकी समझ में आई हैं, आप इनको पढ़ना ठीक से हैं, और कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हो, बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।